नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैपिंग जियोग्राफी में। आखिर मैपिंग क्यों होता है, किस लिए जरूरत पड़ता है मैपिंग का। तो देखिए, मैपिंग का क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, जनसंख्या कितनी है। वो मैपिंग के जरिए अच्छे से क्लियर हो जाता है। साथ साथ में मैपिंग के जरिए बहुत सारा जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, सोशल फैक्टर, और साथ साथ में आपका जो जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो चल रहे हैं वर्तमान में या करंट में, वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए कि मैपिंग का जन्मदाता किसे माना जाता है। एक नाम आता है एनेक्सीमेंडर। जो सबसे पहला वर्ल्ड का मैप बनाया वो एनेक्सीमेंडर है। वैसे मानचित्र बनाने की कला सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? मानचित्र अर्थात मैपिंग, मानचित्र बनाने की कला का शुरुआत हुआ था इराक में। उस समय नाम था बेबीलोन। थोड़ा सा फैक्ट लिख लीजिएगा कि मानचित्र कला का जन्म जो हुआ था वो बेबीलोन इराक में हुआ था, और आज से लगभग 5,000 साल पहले की बात है। एनेक्सीमेंडर कौन है? एक यूनानी व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम वर्ल्ड का मैप बनाया था। बाद में सारे यूनानी दार्शनिकों का वर्ल्ड मैपिंग में अहम योगदान रहा विश्व की मैपिंग करने में। कुछ कुछ नाम जानते होंगे आप, अरस्तु, पाइथागोरस, ऐसे करके नाम आते हैं। तो मैं आज आपको स्टार्ट करूंगा एशिया महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले कि एशिया कहाँ पे है, इसकी सीमा कहाँ कहाँ है, कितने सारे देश हैं, पर्वत, पठार, नदी, एक एक सेक्शन चलते चलेंगे मैपिंग में। सबसे पहले एक डायग्राम बनाना जरूरी होता है। सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ना है आपको। पहला कंटिनेंट आप पढ़ेंगे एशिया कंटिनेंट। कौन कौन सा सेक्शन देखना होगा? सेक्शन सारा जो फिजिकल सेक्शन है, सोशल सेक्शन होते हैं अर्थात ह्यूमन सेक्शन, दोनों सेक्शन को पढ़ना होगा आपको। फिजिकल सेक्शन में पर्वत, पठार, नदी, मरुस्थल हो या समतल क्षेत्र हो, वो फिजिकल सेक्शन होता है। ह्यूमन सेक्शन में जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर हो या पशुपालन जैसा क्षेत्र हो, जनजाति हो, वो सब ह्यूमन सेक्शन में पढ़ना होगा। तो एशिया महाद्वीप के बारे में सबसे पहले देखेंगे। ये रफ डायग्राम है, एक बार मैप खोल लीजिएगा। आप लोग ऑक्सफोर्ड का ले लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप लोगों के पास। खैर, इंडिया से ऐसे पहचानेंगे आप, ये इंडिया है। तो ऐसे करके इंडिया से यहाँ से पहचान लेंगे आप। सबसे पहले एशिया के बारे में समझ लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है एशिया का। एशिया कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि क्षेत्रफल कितना है। विश्व का 30% इसके पास क्षेत्रफल है। जो टोटल हमारे पास विश्व है उसका 30% एशिया महाद्वीप के पास है। 4,44,00,000, ऐसे करिए 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। तो स्क्वायर 4,44,00,000 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है। एक बार इसका बाउंड्री पहले क्लियर करिए कि कहाँ पे है ये, और इसके बाउंड्री के आसपास कौन कौन से कंटिनेंट है। तो एशिया कंटिनेंट एक साइड अफ्रीका कंटिनेंट से, एशिया कंटिनेंट जो है अफ्रीका कंटिनेंट से जुड़ता है। यहाँ पे है यूरोप। इस साइड में मिलेगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अर्थात बोलेंगे अमेरिका।
और नीचे में मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। तो 4 कंटिनेंट से ये जुड़ जाता है, अर्थात ऐसा कंटिनेंट है, एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो 4 महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। खुद आपस में महाद्वीप है। बचते हैं 2 महाद्वीप। कौन कौन से बच रहे हैं? तो एक है अंटार्कटिका जिससे जुड़ता नहीं है, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका जिससे नहीं जुड़ता है। इसकी सीमा क्या है? सीमा बोलेंगे अफ्रीका के साइड। आइए सबसे पहले अफ्रीका से कैसे अलग होता है। अफ्रीका से अलग होता है, नाम लिखिएगा, सुएज नहर। सुएज नहर, सुएज की खाड़ी, इसके साथ लाल सागर, बाब अल मंडब। बाब अल मंडब दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे साफ साफ। तो एक बार ले चलता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, बाब अल मंडब नाम है। बाब अल मंडब एक स्टेट है, जल डमरू है। कहाँ पे जल डमरू? ये है, अर्थात जो एशिया अफ्रीका को अलग कर रहा है ये वाला सेक्शन लाल सागर है। लाल सागर का दक्षिण पॉइंट जहाँ पे लाल सागर समाप्त हो रहा है और आपका अदन की खाड़ी शुरुआत हो रही है, हिंद महासागर का भाग है, पूरा हिंद महासागर है। एक महासागर का कोना वाला पोर्शन जो रहता है वहां पे आपको खाड़ी मिलेगी। तो यहीं पे अदन की खाड़ी, लाल सागर है, ये वाला सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है। तो एशिया अफ्रीका के बीच में लाल सागर पहला आइडेंटिफिकेशन किए। जस्ट नीचे आइडेंटिफिकेशन कर लिए बाब अल मंडब। यहाँ पे आपको मिलेगा सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। ऐसे करके आपको मिलेगा सिनाई का इस साइड में ये वाला पोर्शन, सुएज नगर, सॉरी सुएज नहर, और मिलेगा आपको सुएज की खाड़ी। थोड़ा सा इरेज कर दूंगा फिर मिटा दूंगा, और इरेज करके फिर मैं आपको बता दूंगा। सुएज नहर है, सुएज की खाड़ी ये दिखेगा, और ये क्या पता है मैं आपको, सिनाई प्रायद्वीप। ये वाला छोटा सा सेक्शन ऐसे करके इसलिए बना हुआ है ये, तो यहाँ पे है। इस तरीके से सुएज नहर, सुएज की खाड़ी, लाल सागर, ये अफ्रीका को एशिया से अलग कर देते हैं। तो यहाँ से अलग हो गया एशिया अफ्रीका। बाप अलमंडा पूछता है, यहीं पे लगातार लाल सागर में अटैक भी हो रहे हैं हाउती के द्वारा। करंट से इसको जोड़ देंगे आप। हाउती कहाँ पे है? ये पूरा अटैक कहाँ पे हो रहा है? लाल सागर में अटैक हो रहा है। लाल सागर में हाउती के द्वारा अटैक हो रहा है। जहाज कैसे आते जाते हैं? भारत से जहाज को आना जाना इसी लाल सागर से होके आते जाते हैं। यूरोप के बीच में और भारत के बीच में संपर्क कैसे? लाल सागर के जरिए संपर्क है। लाल सागर का अंतिम पॉइंट क्या कहला रहा है? एक स्टेट है जल डमरू, बाप अल मंडब। तो ये करंट से आप इसको जोड़ दिए, ठीक है। एक बार सिनाई पेनिनसुला को देख लीजिए, इस वाले पोर्शन में है जो सिनाई प्रायद्वीप है, ऐसे करके है। तो इस साइड अर्थात जो लेफ्ट हैंड आपका दिख रहा है, तो सुएज नहर है, सुएज की खाड़ी है, और इस साइड क्या है? अकाबा की खाड़ी। क्या है? अकाबा की खाड़ी। ये जो है सिनाई प्रायद्वीप, एक छोटा सा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 साइड से जल से घिरा हो, एक साइड से लैंड से हो। 3 साइड जल, भारत का प्रायद्वीप 3 साइड से जल से घिरा है। 1 साइड, 2 साइड और 3rd साइड, बाकी एक साइड लैंड से घिरा होगा, भूमि। तो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से एक छोटा सा प्रायद्वीप है सिनाई प्रायद्वीप। किसका है? बोलेंगे मिस्र का है। किसका है? इजिप्ट, मिस्र। मिस्र अफ्रीका कंट्री में है, लेकिन इसका जो सिनाई प्रायद्वीप है वह एशिया पड़ता है। अगर ऐसा कोई भी कंट्री जो 2 कंटिनेंट में पड़ते हो, क्या बोलेंगे, 2
महाद्वीपों में पड़ते हों। दो महाद्वीपों में आने वाला देश क्या कहलाता है? ट्रांस कंटिनेंटल। ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री, अर्थात बोलेंगे ट्रांस महाद्वीप देश। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीपों में पड़ते हैं। जरूरत नहीं है कि एक देश एक ही महाद्वीप में पड़ेगा। एक देश दो महाद्वीप में भी पड़ सकते हैं। अगर किसी देश का एक हिस्सा दूसरे महाद्वीप में आए और एक हिस्सा किसी दूसरे महाद्वीप में, तो उसको बोलेंगे आप ट्रांस कंटिनेंटल महाद्वीप बोलेंगे। तो सिनाई प्रायद्वीप है किसका? मिस्र का है। और जो मिस्र है उसका आधा से अधिक भाग किसमें आता है? अफ्रीका कंट्री में आता है, अर्थात अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। और सिनाई प्रायद्वीप आता है एशिया में। सिनाई प्रायद्वीप के एक साइड में स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी है, तो दूसरे साइड अकाबा की खाड़ी है और नीचे लाल सागर है। ये बसता कौन सा है? ये नीचे लाल सागर। तो मैं बोल सकता हूँ मिस्र क्या है? एक ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है जो एशिया अफ्रीका दोनों में पड़ता है। जब इस साइड का बाउंड्री स्पष्ट हो जाता है तो आगे वाला जो बाउंड्री आता है आपका, जब इस वाला बाउंड्री को आप क्लियर कर लेते हैं, पूर्वी बाउंड्री, पूर्वी सीमा स्पष्ट हो गई, तो बचता है आगे जो आपका है यूरोप से कैसे अलग होगा। यहाँ पे मिलेगा आपको काला सागर। देखिए ये है काला सागर। मैप सामने खोल के रखेंगे तो मिलेगा काला सागर। इस हिस्से में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, काला सागर में भी। ये मिलेगा आपको एक माउंटेन, काराकास माउंटेन, इसको इस साइड लिखिए, काराकास पर्वत। एक पर्वत है, कारकेस पर्वत बोलते हैं इसे। ये पूरा पर्वत है, अर्थात एक काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में पर्वत है, उस पर्वत का नाम आपको याद रखना है, कारकेस पर्वत है। तो सीमा कैसे है? बोलेंगे काला सागर, फिर बोलेंगे कारकस पर्वत, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत। तो ऊपर से स्टार्ट करिए या नीचे से? मैं बोलूंगा यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कारकस पर्वत और काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। इस साइड में यूरोप और इस साइड में एशिया। इस साइड जिस तरीके से स्पष्ट किए थे, अलग बाउंड्री बनाए थे पूर्वी सीमा में, ठीक इसी तरीके से यूरोप और एशिया का सीमा बना लेंगे। काला सागर, कारकस पर्वत, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आपको यूरोप और राइट हैंड साइड मिलेगा एशिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे रूस आपको दिखाई देगा। रूस, तो रूस का भाग जो है एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। मेन रूस जिसको बोलते हैं, रूस की राजधानी मॉस्को है। जो मॉस्को आपको मिलेगा ये मिलेगा यूरोप में। बाकी जो यूरोप रूस है उसका एक विशाल भाग जो बर्फ से ढका हुआ है, साइबेरिया कहलाता है, इस साइड मिलेगा यूराल के। यूराल पर्वत है, पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइबेरिया, एक नाम आता है साइबेरिया। पूरा बर्फ ही बर्फ की चादर मिलेगी, 2-2 किलोमीटर तक बर्फ की चादर है। तो दो कंटिनेंट अलग हो गए। अब बचता है थर्ड कंटिनेंट, ये आपको मिलेगा जो यूरेशिया है, मतलब साइबेरिया और अमेरिका, अर्थात एशिया और अमेरिका अलग कैसे हो रहे हैं के बीच में ऐसे करके देखिए, बोलेंगे बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू और बेरिंग सागर। जलडमरू क्या होता है? जल कहीं भाग है, कोई अलग से लैंड नहीं हो, जल ही है। तो बेरिंग सागर और बेरिंग जलडमरू के द्वारा बोलेंगे एशिया
इस साइड में एशिया है लेफ्ट हैंड साइड, और उस साइड उत्तरी अमेरिका, दोनों अलग हो जाते हैं। एक नेरो स्ट्रेट है और नेरो सागर है। नीचे बसता है आपका ऑस्ट्रेलिया से कैसे अलग होता है, तो उसको देख लीजिए एक बार। ऐसे करके आ रहा है मैप में। यही मैप आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मिलता है आपको ऐसे करके। तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो इस साइड में क्या है, इंडोनेशिया है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो ये पूरा आसियान कंट्री है ऐसे करके। और आसियान कंट्री अर्थात ऑस्ट्रेलिया से अलग कैसे हो रहा है एशिया, तो बोलेंगे पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के द्वीपों के द्वारा अलग हो जा रहा है। और ये पूरा इलाका क्या है, हिंद महासागर है। और इस साइड में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ये होगी आपका। और इस साइड में हिंद महासागर। इस तरीके से पूरा एशिया की सीमा स्पष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम कि एशिया की जनसंख्या कितनी है। एशिया की जनसंख्या है 4 अरब 70 करोड़। ऑलमोस्ट 5 अरब जनसंख्या है इसकी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंटिनेंट है, महाद्वीप है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप का। इसमें दो बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश है। सबसे प्रथम नंबर पे है भारत, जिसकी जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ है। तो चीन है 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या लेके। ये दोनों अकेले मिलके वर्ल्ड के जो जनसंख्या बना रहे हैं वो 30% से ऊपर चला जाता है जनसंख्या। तो विशाल जनसंख्या है और यहाँ डैन जनसंख्या मिलती है। देखिए एशिया महाद्वीप में जनसंख्या अभी से नहीं है। जो एशिया महाद्वीप है वहां पे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जन्म ली है। विश्व की प्राचीन सभ्यता। तो एशियन सिविलाइजेशन यहाँ पे जन्म लिया है, जिस कारण से विशाल जनसंख्या यहाँ पे अभी से नहीं है। जब से मानव का जन्म हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड होने के कारण अधिक जनसंख्या है। कौन कौन सी सभ्यता है प्राचीन सभ्यताओं में एशिया में जिनका जन्म हुआ है, तो एक साइड बोलेंगे कि बेबीलोनिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया हो, मेसोपोटामिया, बेबीलोन एक ही नाम है। इस साइड में आपका है भारत का सिंधु सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो ये सभ्यता सभी कहाँ पे पैदा हुए हैं, तो बोलेंगे इनका जो जन्म हुआ है ये जन्म हुआ एग्रीकल्चर लैंड में। तो दजला फरात की नदी हो, सिंधु नदी हो या चीन की हवांगो नदी हो, विशाल जनसंख्या का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थे, कृषि भूमि थी। ठीक है, ये तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बस छोटा सा कि एशिया में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ जब बहुत सारे कंटिनेंट में जो सभ्यता अंधकार में थी, पता भी नहीं था सभ्यता क्या चीज होती है, लिखना पढ़ना खाना पीना कैसे खाया जाए, कपड़ा, एग्रीकल्चर जैसे तरीके जब बहुत सारे महाद्वीप में नहीं थी, तो उस समय एशिया में ये सब थे। लेखन कला से लेके एक मकान निर्माण तक की शैली थी, साइंस तक था। लेकिन धीरे धीरे ये सब एशिया से गायब हुआ, पुनः उभर रहे हैं अभी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एशिया का डिवीजन। एशिया का अध्ययन कैसे करें जब इतना विशाल क्षेत्रफल है और विशाल जनसंख्या, तो स्टडी कैसे करेंगे एशिया महाद्वीप का। अकेला महाद्वीप है जिसका स्टडी करने के लिए आपको डिवीजन करना होगा। देखिए एशिया का स्टडी करना है आपको, अध्ययन कैसे करें, तो अध्ययन करने के लिए सबसे पहले एक चीज समझिए कि 49 देश हैं। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, बोलेंगे 49 कंट्री है। कौन से कंट्री है, ऐसे कंट्री जिसे यूनाइटेड नेशन मान्यता देता है। जब तक संयुक्त राष्ट्र मान्यता ना दे तब तक वो देश हो ही नहीं सकता। तो 49 देश है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मान्यता देता था। तो 49 देश हैं एशिया के अंदर।
अब एशिया का अध्ययन करना है, सबसे पहले करिए उत्तरी एशिया, फिर बीच में करिए ये सेंट्रल एशिया, केंद्र एशिया, सीधा सा नाम याद रखिए सेंट्रल एशिया। फिर एक साइड करिए पूर्वी एशिया, नीचे करिए दक्षिण एशिया, इस साइड करिए पश्चिम एशिया, और यहाँ पे करिए आसियान देश, या फिर इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया। अब ऐसे करके जब आप डिवीजन कर लेंगे तो अध्ययन करना आसान हो जाता है। उत्तरी एशिया में कौन सा भाग शामिल होगा? उत्तरी एशिया में भाग शामिल होगा, सेक्शन देखिए आप, जो ऐसे करके जा रहा था, काला सागर, ये काला सागर था, और ये क्या था आपका कैस्पियन सागर। इस साइड में पूरा साइबेरिया, रूस का भाग है साइबेरिया। तो पूरा का पूरा जो साइबेरिया है आपका ऊपर में आर्कटिक तक, अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको फिर से आर्कटिक मिलेगा, लेकिन आर्कटिक कोई महाद्वीप नहीं है। तो ये साइबेरिया उत्तरी एशिया कहलाता है। उत्तरी एशिया में क्या बोलेंगे? ओनली, ओनली शामिल है रूस का भाग, साइबेरिया वाला भाग जो सिर्फ ठंडा है। कोई कंट्री नहीं है साइबेरिया, साइबेरिया पार्ट है रूस का। साइबेरिया इज द पार्ट ऑफ रसिया, कोई सेपरेट कंट्री नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि उत्तरी एशिया भी है। कोई बोलता है उत्तरी एशिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उत्तरी एशिया भी होते हैं। और उत्तरी और एशिया में किसे शामिल करेंगे? सिर्फ साइबेरिया को शामिल करेंगे। सेंट्रल एशिया, अब कजाकिस्तान देखेंगे, सॉरी, ये कैस्पियन सागर है, तो इससे सटे हुए कंट्री देखेंगे, और इस साइड पर्वत है पूरा, ऐसे करके। तो कैस्पियन सागर, उसके साइड बाउंड्री मिलेगा आपको। ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में नाम देखेंगे आप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सब तो आपको नाम याद करना होगा, राजधानी भी याद करना होगा, क्योंकि मिलान करने देता है। सेंट्रल एशिया में 5 देश याद रखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, 2 के से है, ऐसे करिए, 2 के से है, टी से 2 है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टी से 2 है, एक अलग से उज्बेकिस्तान। ये है क्या सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया वही कंट्री है जहां से भारत पे अटैक होता था। प्राचीन काल में जो आप पढ़ते हैं, शक, कुषाण, हूण, इस तरीके के जो नाम पढ़ते हुए यहाँ पे हिस्ट्री में, शक, कुषाण, हूण, इवन बाबर, मुगल जो पढ़ते हैं आप, बाबर, ये सब कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया, यहीं के थे, यहीं से आते थे ये। आगे बढ़ के मंगोल, एक नाम और आता है मंगोल, सबका जन्म यही सेंट्रल एशिया में हुआ है। एक से एक साम्राज्य का जन्मदाता है सेंट्रल एशिया, महान महान योद्धाओं का जन्म हुआ, और भारत नहीं पूरा वर्ल्ड पे ही यहाँ से अटैक होते थे। तो है क्या सेंट्रल एशिया में? 5 कंट्री है ओनली, इसमें 5 कंट्री कर लीजिएगा, 5 देश। टोटल हमको 49 देश करना है। सेंट्रल एशिया में कितने देश हो गए? 5 देश हो गए। एक आसियान आ रहा है, ये ऐसे करके आसियान। अब इसमें 11 कंट्री आसियान में, नाम जानते होंगे इसमें, अगर नहीं भी है तो मैप देख लीजिएगा। थाईलैंड भारत के पड़ोस से स्टार्ट होता है। अब मैप में थोड़ा सा इस पे चलिए, इस साइड में मैप बनाऊंगा आपका, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो देखिए ऐसे करके आपको भारत का पड़ोसी ऐसे मिलेगा, म्यांमार, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, म्यांमार से स्टार्ट होगा, और वो कहाँ तक जाएगा?
तो बोलेंगे इंडोनेशिया तक जाएगा, पूरा इंडोनेशिया है। और आगे ईस्ट तिमोर शामिल है, प्रशांत महासागर मिलेगा, ईस्ट तिमोर। एक बार फिर समझिए, आसियान एक ब्लॉक है। आसियान अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया के देश बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, ग्रोथ रेट बहुत अधिक है, परचेस पावर प्रायोरिटी बहुत अधिक है, कंजप्शन की इसकी पावर है, और ये भविष्य में डेवलपमेंट करने वाला सबसे विशाल क्षेत्र है, इसलिए इसको आसियान का नाम दिया गया है। इसमें 11 कंट्री टोटल। म्यांमार से स्टार्ट करेंगे, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। आगे आपको इंडोनेशिया दिखेगा, मलेशिया नाम सुनेंगे, सिंगापुर, छोटी सी कंट्री भी है, सिंगापुर है, यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगापुर। फिर एक और छोटी कंट्री मिलेगा, बुरनोई। यहाँ पे आपको मिलेगा फिलीपींस। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन अलग है, फिलीपींस अलग है। फिलीपींस इसकी राजधानी मनीला है, ये प्रशांत महासागर में है, मनीला। तो ऐसे ऐसे करके कंट्री का नाम है, यही है आसियान कंट्री, ये दक्षिण पूर्वी एशिया। नया कंट्री है जो इसमें जुड़ा है आसियान के ब्लॉक में, उसका नाम है ईस्ट तिमोर, तिमोर कंट्री है। तो ऐसे करके 11 कंट्री हो गए, 5 सेंट्रल एशिया के और 11, टोटल मिला के 16 हो गए, 16 देश। तो अब सवाल है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है, भारत से जुड़े हुए कंट्री हैं, या तो जल सीमा के द्वारा जुड़ जाए या तो लैंड से जुड़ रहे हैं, भारत के अड़ोसी पड़ोसी कंट्री। दक्षिण एशिया का बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे दक्षिण एशिया, तो भारत ऐसे करिए। देखिए यहाँ पे श्रीलंका दिख रहा है आपको, ऐसे करके, और ऊपर में अफगानिस्तान दिखेगा। इसको नाम अफगानिस्तान अर्थात जो दक्षिण एशिया, इसको नाम दिया गया सार्क, ऐसे करके नाम याद कर लेंगे, सार्क। जैसे आसियान का नाम है, दक्षिण पूर्वी एशिया को आसियान बोल दिया गया, ठीक, सार्क को दक्षिण एशिया बोल दीजिए, दक्षिण एशिया। इसमें टोटल 8 कंट्री है। तब ये सब भारत थे, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर श्रीलंका को मैं निकाल भी दूं तो सब भारत ही थे। अंतिम कहाँ तक जाता है, वो अंतिम ऐसे करके म्यांमार सीमा पे खत्म होता है। तो बांग्लादेश भी है, सब भारत था, भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। एक समय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल है यहाँ पे, भूटान मिलेगा आपको, बांग्लादेश है, टोटल मिला के 8 कंट्री हो जाएंगे। तो ये हैं आपके, क्या बोलेंगे, सार्क। अब टोटल कितने हो गए, 24, 24 देश हो गए। एक हमारा है इधर पूर्वी एशिया, वो छूट रहा था। पूर्वी एशिया बिल्कुल विशाल जनसंख्या के साथ साथ जीडीपी के मामले में, और टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस हो, एशिया में अव्वल नंबर पे आता है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं, तो चाइना कर लीजिए, देखिए चीन, पूर्वी एशिया में जापान, जापान कैसे मिलेगा आपको, और ऐसे करके चीन है, जापान है, ताइवान कोई कंट्री नहीं है, तो ताइवान को हटा दिया गया है। और इसके साथ आपको मिलेंगे इधर दक्षिण कोरिया, ये वाला पोर्शन पे, उत्तरी कोरिया, 2 कोरिया याद रखिए, दक्षिण कोरिया, अर्थात उत्तरी कोरिया से सटा हुआ है दक्षिण कोरिया। ये दोनों पहले एक ही कंट्री थे, अब ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं। फिर चीन हो गया, जापान हो गया। यहाँ पे आपको दिखेगा एक इनर मंगोलिया अर्थात मंगोलिया, मंगोलिया आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या है कंट्री, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, टोटल मिला के 5 कंट्री। ये है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में आपको पता है जापान पूरी तरीके से विकसित कंट्री है, किसी भी तरीके से अमेरिका से कम नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में तो अमेरिका से भी बढ़कर है।
सेकंड नंबर पे चीन। जीडीपी में तो धीरे धीरे अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, सेना के मामले में टॉप नंबर पे आता है, और ऑलमोस्ट हर सेक्टर में चाइना अमेरिका से आगे बढ़ता जा रहा है। और उत्तरी कोरिया मिलिट्री अगर हार्डवेयर कर दूं, सैन्य उपकरण में टॉप नंबर पे है अगर इधर, तो दक्षिण कोरिया भी अपने टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड फेमस है, ये भी विकसित स्टेट है। तो ये दिख रहा है कि किस तरीके से विकसित कंट्री है ये एशिया के अंदर में भी। अब बात करते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया का जो मैप था ऐसे करके, देखिए यही वाला पोर्शन है, ये जो दिखता है आपको अरब प्रायद्वीप। और इसको, और ये आपको दिखता है लाल सागर। ये है तुर्की। तुर्की के बारे में बता दूं, तुर्की भी एक ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। तुर्की का एक भाग यूरोप में है और एक भाग कहाँ पे, एशिया में है। तुर्की ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। एक बार मैं लिखा दूंगा ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री कौन कौन से है। फिलहाल हमारा फोकस है कि वेस्ट एशिया में कौन कौन से देश शामिल है। वेस्ट एशिया, कभी कभी एक नाम आता है मिडिल ईस्ट। ठीक है। अभी यहाँ बार बार आतंकी संगठन जन्म लेते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, संघर्ष होते रहते हैं हमेशा 12 महीना। कभी आईएसआई का जन्म हो जाता है, आईएसआई का। कभी आपका इजराइल हमास युद्ध होते हैं। कभी खाड़ी देशों का युद्ध होता है आपस में, खाड़ी युद्ध। तो हमेशा युद्ध होते रहते हैं, कभी सऊदी अरब ईरान के बीच युद्ध होते हैं। पूरा अस्थिर क्षेत्र है, शांति नाम का चीज नहीं है यहाँ पे। पूरा इस्लामिक कंट्री है। अगर इजराइल को निकाल दूं मैं तो बोलेंगे इस्लामिक है। इस्लामिक दुनिया, वर्ल्ड। अगर मैं निकाल दूं तुर्की को, सॉरी, इजराइल को निकाल दूं, तो पूरा इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। इस्लाम के दोनों सेक्शन मिलते हैं यहाँ पे, शिया सुन्नी। इस्लाम का जन्म भी इसी पोर्शन में हुआ है। तो इसमें कहाँ तक जाएंगे आप, टोटल जाएंगे भूमध्य सागर तक। भूमध्य सागर के अंदर कहाँ तक, साइप्रस। भूमध्य सागर में देखेंगे आप, तुर्की के नीचे साइप्रस मिलेगा। ऐसे करके ये साइप्रस है, और तुर्की। लाल सागर के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो अफ्रीका आता है। तो पूरा आप लेंगे सऊदी अरब से लेके यमन, पूरा चलते चलेंगे और आगे ईरान तक जाएंगे आप। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे इसमें कंट्री मिल जाएंगे। जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, फिर मिलेगा आपको सीरिया, यमन, यूएई, कतर, कुवैत। छोटे छोटे कंट्री हैं ये खाड़ी देश में। यहाँ पे मिलेंगे आपको छोटे छोटे कंट्री। कौन कौन से मिलेंगे, कतर, कुवैत, बहरीन। नाम सुने ये सब खाड़ी देश, बहुत पैसा है इनके पास, तेल से संपन्न कंट्री है, इसलिए तेल से इनके पास अथाह पैसा है। अनुमान भी नहीं लगा सकते आपके पास, एक सिंगल व्यक्ति के पास कितना पैसा है, यहाँ का लोकल जो रहता है। फिर यहाँ पे ओमान मिलेगा आपको। तो ये टोटल मिला के अगर आप काउंट करेंगे, इसके अंदर में 20 कंट्री आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा इसमें देश है। एक मैं बता देता हूँ आपको, ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री जो एशिया यूरोप दोनों में पड़ते हैं। जैसे इसमें कुछ कंट्री अगर छूट रहा है आपका, तो छूटता है अजरबैजान, रूस। इसके साथ आपको मिलेगा जॉर्जिया, तुर्की, कजाकिस्तान, मिस्र।
देखिए ये एशिया यूरोप दोनों में पड़ते हैं। इसमें से मिस्र अगर हटा दूं मैं मिस्र को, तो मिस्र अफ्रीका में पड़ता है प्लस एशिया में। अफ्रीका प्लस एशिया, इसको नोट करिएगा। मिस्र जो है दोनों में है, एशिया और अफ्रीका। बाकी जो आपको दिख रहे हैं ये कजाकिस्तान, तुर्की, जॉर्जिया, रूस और अजरबैजान एशिया और यूरोप दोनों में पड़ते हैं। तो काउंट जो आप कर रहे थे कि आसियान का 11 देश लिए, फिर आपने लिया 5 देश किस साइड का, ईस्ट एशिया का, सार्क में 8 कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट में अर्थात वेस्ट में 20 कंट्री हैं। तो बाकी कंट्री कहाँ छूट रहे हैं? बाकी कंट्री यही रहते हैं जो कंफ्यूज करता है। इसमें से अजरबैजान, जॉर्जिया, रूस, तुर्की और कजाकिस्तान एशिया यूरोप दोनों में पड़ते हैं। मिस्र किस में पड़ता है? अफ्रीका एशिया में पड़ता है। एक कारकस स्टेट देख लीजिए, एक नाम आता है कारकस, ये सीमा बनाता है। जो कारकस पर्वत है, कारकस पर्वत के एक साइड क्या है? काला सागर है, दूसरा साइड कैस्पियन सागर है। तो ये कैस्पियन सागर है, कारकस सॉरी ब्लैक सी है, इसके बीच में कारकस माउंटेन इन दोनों को जोड़ता है, अर्थात काला सागर और कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बीच में कौन सा पर्वत है? तो बोलेंगे कारकस पर्वत है। तो माउंटेन है, यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन यही, माउंटेन चोटी यही मिलेगा आपको, माउंट एल्ब्रूस। तो कारकस पर्वत है, इसी में ये देश बसे हुए हैं, अजरबैजान। और इसके बाद है जॉर्जिया। अर्मेनिया भी है, बट अर्मेनिया पूरी तरीके से एशिया में है। अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया 3 कंट्री है ये, तीनों कारकेस स्टेट कहलाते हैं। और तीनों जो हैं इसमें से अर्मेनिया एशिया के अंडर में पूरी तरीके से। बाकी अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू मिलेगी आपको, जॉर्जिया त्रिशूली राजधानी है, ये दोनों एशिया और यूरोप दोनों में पड़ते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। पूछता है कभी कभी एग्जाम में, इसमें से कौन सा एशिया के अंदर पड़ता है और कौन सा यूरोप के अंदर, कभी कभी दोनों दे देता है। तो मिस्र देगा, मिस्र पे कंसीडर करिए एशिया में पड़ता है कि यूरोप में, या एशिया यूरोप दोनों पड़ते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र एशिया यूरोप, एशिया और अफ्रीका दोनों पड़ते हैं, यूरोप बाई मिस्टेक हो गया। मिस्र एशिया और अफ्रीका में पड़ते हैं। तो कारकस राज्य किसे बोलेंगे आप जब भी आएगा? कारकस स्टेट बोलेंगे इन तीनों स्टेट को, राज्यों को। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बाद में आपको कई बताऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा डेमो समझिए कि कैस्पियन सागर को टच करने वाले कौन कौन से देश इसमें से नहीं है, या काला सागर को टच करने वाले देश कौन कौन से नहीं है। जो हाईलाइट रहता है, जहाँ पे युद्ध होते हैं, सोने की खान मिल जाए, या किसी भी तरीके से सुर्खियों में रहे, लगातार पेपर में मीडिया में बने रहे, इंटरनेशनल न्यूज में, वही आपसे मैप में पूछता है। काला सागर हाईलाइट है। रूस यूक्रेन का युद्ध, पश्चिम का देश मतलब अमेरिका और रूस का युद्ध, नाटो का युद्ध और रूस का युद्ध, यूरोप का युद्ध और रूस का युद्ध, ये सब काला सागर में हो रहे हैं। काला सागर से अनाज की सप्लाई हो रही थी, रूस ने पीछे हट गया, मना कर दिया। तो ग्रेन डील था, उसे हट गया। तो पूछता है काला सागर को टच करने वाले देश, इसकी सीमा पे स्थित देश, सीमा में कौन कौन से देश नहीं है। रिजल्ट ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी पर डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। मैपिंग काफ़ी लंबा चलने वाला है, वैसे तो ज्योग्राफी काफ़ी लंबा चलने वाला है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो है आपका ये टॉपिक है मैपिंग। मैपिंग के जरिए बहुत जानकारी मिलता है। बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। मैपिंग के साथ बने रहिए। टू डू में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।